भाजपा विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं जिस तरह के, किस तरह के कार्यक्रम आप लोग रूपरेखा इसकी तैयार कर रहे हैं और इससे कितना फ़ायदा आपको लग रहा है कि भविष्य में होगा? देखो, लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार और हमारा संगठन निरंतर जनता के जनहित के मुद्दे और जनता के बीच लगातार एक प्रयास किया जाता है। जो भी जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो लगातार जनता से संवाद और जनता की जन समस्याओं के लिए हम हमेशा जो है लगातार निरंतर प्रयास करते हैं। और इस समय क्योंकि हमारा पूरा जनपद उत्तरकाशी आपदा से जो है पीड़ित रहा है, जगह जगह सड़कें टूट गई थी, धराली के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई और उन पर निरंतर कार्य चल रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जनहित के काम हो सकते हैं, अभी हमारे वहाँ पर जो हमने लगभग 114 लोगों को 5-5 लाख रुपए के जो चेक बंटाए हैं, उसके बाद जैसे सेब की फसल वहाँ पे पक गई थी, काश्तकार बड़े परेशान थे, तो सरकार ने उसका जो समर्थन मूल्य है 51 रुपये करके काश्तकारों को बड़ी राहत दी और आज उनका सेब जो है बाज़ार में जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, जो हमारे वहाँ पे क्षति हुई है उसके लिए हमारी केंद्र की कमेटी, हमारी राज्य सरकार की कमेटियाँ लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं और उसमें क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। भले 1200 करोड़ रुपए बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो भी क्षति हुई है उसके आंकलन करके जो भी और अन्य पैसा को मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो धराली का जो अस्तित्व है उसको ठीक करने के लिए सरकार पूरे ईमानदारी से उन तमाम आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है और लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी लगभग हमारी तमाम सड़कें जो जो हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो बहुत जगह जगह जो है वॉश आउट हो गई है, तो वो भी एक चैलेंज है हमारे सामने। अभी फ़िलहाल टेम्प्रोरी सब सड़कों को खुला दिया गया है, लेकिन उनको अच्छा करने के लिए, क्योंकि बड़ी स्थिति ख़राब है सड़कों की, उनको अच्छा करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा विधायक जी, क्योंकि सरकार आपके द्वार जब जाएगी, जब विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे इन क्षेत्रों में जहां पर आपदा आई, तो इससे कितना फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे और बाकी क्या कुछ इंतज़ाम उन लोगों के लिए भी किए जाएंगे? देखिए, सरकार जनता के द्वार, हम तो लगातार, हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। हम सब लोग लगातार, आपने देखा होगा जब आपदा की घड़ी थी उस समय भी हम धराली में, और जब कोई नहीं पहुंचा तो हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जो धराली में पहुंचने वाले थे और जिन्होंने पूरा उस चीज़ का जो है एक पूरा जायज़ा लिया कि क्या हो सकता है। और हम लोगों ने वहाँ पर जो फंसे हुए लोग थे उनको बचाने का काम, जो वहाँ पे आपदा पीड़ित थे उन तक हर सामग्री को पहुँचाने का काम हम सब ने किया। बड़ी बड़ी चिनूनी जो हेलीकॉप्टर है वो भी जो है उसके द्वारा, बड़ी बड़ी पुकलैंड मशीनें वगैरह वगैरह उसके द्वारा पहुँचाई गई और बहुत तुरंत और फुरत, मतलब जिसको कहते हैं बहुत चुस्त गति से जो है उस काम को किया गया और पूरे प्रशासन की टीम ने उसमें पूरी मदद की। और अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आपदा के समय इस तरह से जो ऑपरेशन चलाया गया वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज में जो तमाम देश विदेश के यात्री फंसे हुए थे, जो हमारे आपदा पीड़ित थे, उन लोगों तक कि कैसे उन लोगों तक राहत पहुंचाई गई, बहुत, क्योंकि सड़कें सारी वॉश आउट हो गई थी। तो ये सारे काम दिन रात निरंतर लगकर, और आज हमारी यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। दिक्कतें ज़रूर है, कच्ची सड़कें जगह जगह जहाँ पे स्लाइड हो गया, लेकिन फिर भी अभी जो यात्रा का सीज़न रहा है उसमें तुरंत जो है जैसी आपदा जो है बरसात ख़त्म हुई तो उसके बाद यात्रा चलनी प्रारंभ हो गई थी। लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है कि यात्रा के रिकॉर्ड भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपदा काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं प्रदेश में।
देखो, सबकी आस्था है चार धाम में, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, इन धामों में लोगों की आजीवन की आस्था है। और देश विदेश का श्रद्धालु माँ गंगा और यमुना के दर्शन, जिस तरह से यहाँ पर जब बाबा बर्फानी अमरनाथ जाता है तो बहुत जान जोखिम की यात्रा होती है, उससे सुगम यात्रा हमारे पहाड़ों की है और लोगों की श्रद्धा है। लोग माँ गंगा और यमुना, बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं, तो श्रद्धालुओं की भीड़ तो हमेशा लगेगी। लेकिन वास्तव में यह है कि जो हमारी सड़कें हैं वो अच्छी हों। हमारे जो पर्यावरणविद हैं, हमारे जो एनजीटी से लोग लगे हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जगह जगह पहाड़ों में हर वर्ष, ऐसा नहीं है, आदिकाल से, और आदिकाल से जगह जगह बादल फटते हैं, गदरे उफान पे आते हैं, नदी में जगह जगह गाद भर रही है। उस गाद का भी हमको निस्तारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बस्तियां हैं, हम जानते हैं कि एयर कंडीशन होटलों में क्या प्लानिंग बनती है कि साहब अतिक्रमण हो रहा है, और जो होटल जो है नदी के किनारे बन रहे हैं, उन लोगों की जो नदी के किनारे आज की डेट में 200-300 नाली के लगभग, उससे आगे तक भी जो है नदी के भेंट चढ़ गई। उस ज़मीन का आज पता नहीं लग रहा है। आप कहीं भी, चाहे मांडव में जाओ, चाहे उत्तरकाशी में जाओ, चाहे मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, लगभग 200-300 नाली। तो उस समय वहाँ पे मकान थे, सब कुछ थे, सब बह गए। तो ऐसा नहीं कि नदी में बन रहे, अपनी ज़मीन पे लोगों ने मकान बनाए हैं, अपनी ज़मीन पे लोगों ने होटल बनाए हैं। और अब जब चार धाम की यात्रा खुली तो हर कोई सोचता है कि आजीविका के क्षेत्र में हम आगे बढ़े और हम अपना कोई ढाबा खोखा वहाँ पर खोलें। तो ये किस तरह की पॉलिसी लाई जा रही है? हमें कह रहे हैं कि सबसे पहले जो नदी में गाद भर गई, जो नदी का लेवल बहुत ऊपर आ गया, नदी बहुत गहराई में थी और बहुत ऊपर आ गया, उससे हमारे तमाम काश्तकारों की ज़मीन भी कट रही है। तमाम हमारे होटल ढाबे जगह जगह जो है कटाव की दृष्टि से, आप चढ़ती भटवाड़ी में देखेंगे, भटवाड़ी हमारा ब्लॉक का मुख्यालय था, बहुत बड़ा मार्केट वहाँ पे हुआ करता था। लेकिन आज एक मार्केट शिफ्ट होकर दूसरा मार्केट शिफ्ट हो, जहाँ पे मार्केट आ गए वहाँ भी पूरा धसासुर हो गया। तो ये सारी दिक्कतें हैं। पूरा जो है हर साल, चाहे 2002 में हो, चाहे 2012-13 में हो, चाहे 78 की बाढ़ हो, लगातार जो है गाद जो है भर रही है। लोगों ने कहा कि साहब ज़्यादा वो हो गया। मैं ये कहता हूँ कि दराली, जहाँ से स्लाइड हुआ, वहाँ ना कोई बस्ती है, ना कोई जाता है, ना कोई रहता है, तो ये उतने ऊपर से हुआ। ऐसे तेलंगाना घाट है, बहुत हाई टूट से वो टूटा है। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्यावरण में छेड़छाड़ की गई। लेकिन जो पर्यावरणविद रहते हैं, मेरा कहना है कि आप लोगों को ज़मीनी का हकीकत चाहिए। आप यहाँ के, क्योंकि विकास भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ हम पलायन रोकने की बात करते हैं तो हमारे लिए सड़कें भी ज़रूर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी ज़रूर है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हम सब पर्यावरण के प्रेमी हैं। हम लोगों ने अपने पहाड़ में पर्यावरण को बचाया है। आज तो लोग बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए हैं। पहले तो हमारा जंगलों से ही संबंध रहता था। 85%, 85%, 70%, 90% हमारी जो भूमि है वो जंगलों के बीच है। हमारे जो खेत, रास्ते आने जाने के जंगलों के बीच है, पुलिया है, तमाम चीज़ें हैं। तो अगर पहाड़ में ये सुविधा नहीं मिलेगी तो हम ये कहते हैं कि भाई, अगर आपको ये लग रहा है तो आप इन गांव को जो है शिफ्टिंग कर दो, इनको विस्थापित कर दो, इनको अच्छा मुआवजा दे दो, इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम खाली जो है कागज़ों में पॉलिसी बना देंगे और वहाँ के लोगों का दम घुटने के लिए, जब आदमी जैसे पिलंगसरी के गांव से, स्यावासरी के गांव से 8-8 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर जब पैदल चलकर मरीज को लेकर सड़क में पहुंचता है, बहुत सीरियस मरीज होता है, तो क्या स्थिति वहाँ पे होती है? डिलीवरी केस की स्थिति ऐसी आ जाती है। तो सड़कें भी बनने, विकास भी पहाड़ में होना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर पहाड़ को जो हमारा तमाम हरा भरा पर्यावरण, उसके बदले कोई अच्छा मुआवजा मिले और इन लोगों को शिफ्ट करा, अगर ऐसी स्थिति है। दूसरा, सामरिक दृष्टि से, क्योंकि सीमा से लगे हुए हम लोग हैं, तो सीमा से लगे हुए लोग हमें, और जो हमारी, हम चाहते हैं कि सीमाओं में जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सोच थी कि हर सीमा तक हम सड़क पर पहुँचें। और हमें अच्छा लगता है कि जब हम अपने नेलांग क्षेत्र में पूरी सड़कें बन चुकी हैं, हम सीमा पे जो है बिल्कुल जो है गाड़ी से जा सकते हैं। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे बड़ी मशीनें हैं,
कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो उन सब के लिए सामरिक दृष्टि से भी हमारी जो गंगोत्री एनएच जो मार्ग है उसको बनना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं अभी जो सुन रहा था कि कई लोगों ने इसमें कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके लिए लगा है कि सड़क चौड़ीकरण नहीं होनी चाहिए। पहाड़ों में जब से सड़कें अच्छी बनी हैं, चौड़ीकरण हुई है, जब से माननीय मोदी जी ने एक विज़न बनाया था ऑल वेदर सड़क का, तब से कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं होती हैं पहाड़ में जब यात्री आते हैं बहुत कम हो गई थी। लेकिन अभी भी इसमें काम करने की ज़रूरत है। जो हमारा बड़ी ती चुंगी से लेके और गंगोत्री तक का 100 किलोमीटर वो बनना बहुत अत्यावश्यक है। वो हमारी लाइफ लाइन है, पूरे देश की लाइफ लाइन है। पूरे देश और विदेश के तीर्थाटन सैलानी वहाँ पर आते हैं, तो अगर सड़क अच्छी होगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई यात्रा करने आया है और कोई घटना घटती है तो उनके परिवारों को बहुत बड़ा दुख होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारा निवेदन है, अनुरोध है, चाहे हमारे पर्यावरणविद है, इस सड़क को अच्छा बनाया जाए। और इस सड़क में जो बाधाएं आ रही हैं, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो है इसलिए टूट फूट हुई है कि जो है सड़क को चौड़ीकरण करने का वो किया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ सड़क चौड़ी हुई है वहाँ कहीं ना कहीं आदमी सुरक्षित है। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुरेश चौहान जी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से कार्य लगातार जारी भी हैं और क्योंकि आपदा इस बार काफ़ी बड़ी रही और उसको लिए भी लगातार कार्य जारी है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह जनता आपके द्वार ये जो कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रवास के दौरे आपके भी रहने वाले हैं और किस तरह से इस अभियान को गति दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में बीजेपी को और मजबूती मिल सके? निश्चित रूप से अभी जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारी प्रदेश स्तर पर कार्यशाला हुई है, उसके बाद जिला स्तर पर भी हमारी कार्यशालाएं हो गई हैं। हमारे जनपद में कल ही इस कार्यशाला थी और उसके बाद मंडल और फिर उसको निचले स्तर तक माना बूथ स्तर तक उस कार्यक्रम को ले जाने का संगठन का जो ध्येय है, उसको उसके पीछे कहीं न कहीं जो संगठन की जो एक सोच है, रणनीति है, उसके पीछे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी इस बात का भारत के हर बच्चे को, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, हर व्यवसायी को, हर कर्मचारी को इस बात का एहसास हो, इस बात का ज्ञान हो, इस बात की जागरूकता रखे कि आत्मनिर्भर भारत के पीछे कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि जो कोविड का दौर था, तो उस समय हमारे पास अपना मास्क तक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्प ने उस दौर को अपने कर्म के बल पर और मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं इस बात को साबित करने का उन्होंने जो प्रयास किया था, वो पूरा विश्व आज समझ रहा है उस बात को। अच्छा भाई साहब, क्योंकि आप लोग शहीदों के घरों से आंगन की मिट्टी भी एकत्रित कर रहे हैं, किस तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि सैनिकों को भी जो सम्मान है वो भी मिल सके और साथ ही क्योंकि सरकार सैनिकों के साथ भी एक गठजोड़ जिस तरह से करती है उनको आकर्षित एक तरह से कहा जा सकता है करती है, क्योंकि विपक्ष भी अब इसको लेकर के अभियान कई तरह के चला रहा है। तो आप लोगों का ये अभियान किस मायने में है और किस तरह से अलग है? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष क्या करती है हमें इससे कोई लेने देना नहीं है, हम इस प्रकार की बातें रखते भी नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, निश्चित रूप से माँ भारती की सेवा में जो लोग सीमाओं पर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और दूर रह कर के अपने देशवासियों की रक्षा उनके लिए रात दिन बर्फ़ से लेकर के तमाम प्रकार के कष्ट वो सहते हैं। तो कहीं न कहीं हम सब का भी एक दायित्व बनता है कि हमारी उनके प्रति सम्मान की भावनाओं के साथ साथ उनके परिवार के प्रति, उनके प्रियजनों के प्रति हमारा भी एक सहयोग की भावना, उनके प्रति आदर का भाव, उनके सुख दुख में उनका साथ देने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस काम को
भली भांति समझती भी है और करती भी है। बस जीएसटी में बड़ी छूट जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, काफ़ी लाभ ताकि लोगों तक पहुंच सके। किस रूप में आप इसको देखते भी हैं और आने वाले समय में कितना लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जीएसटी कटौती के बाद? निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत क्रांतिकारी और मैं कहूँगा कि दीपावली से पहले एक बहुत बड़ी सौगात देशवासियों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है। और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के क्रय के दायरे में नहीं आ रही थी वो आज उनके क्रय के दायरे में आ रही हैं। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये बताइए कि 12% को 5% कर दिया गया है, कई को शून्य कर दिया गया है। तो ये अपने आप में मैं समझूंगा कि क्रांतिकारी परिवर्तन है। और ये जो स्वदेशी अपनाओ अभियान आप लोग चला रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा आपको होता हुआ लग रहा है कि उत्तराखंड में भी इससे फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से ये जो संकल्प स्वदेशी का आज हमको देखने को मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ हमारे पास अपने मोबाइल ही नहीं थे, आज हम लगभग 96-97% की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी स्वदेशी है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने कोविड के बाद देखा होगा कि हमने वैज्ञानिक हमारी टेक्नोलॉजी हमारी हमने अपने को भी सुरक्षित किया। अन्य अड़ोसी पड़ोसी कई मुल्कों को हमने वैक्सीन देने का काम किया और उनको भी कहीं न कहीं बचाने का काम किया। तो ये कहीं न कहीं जो हमारा स्वदेशी का जो भाव मन में है, ये इस देश को 2047 तक निश्चित रूप से जो संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है विकसित भारत का, ये निश्चित रूप से उसको पूरा करेगा। मैं अपने जनपद की बात करूं तो आज हमारे जनपद में ये जो तमाम ऊनी वस्त्र बनते हैं, रिंगाल के काम होते हैं, लोहे के काम होते हैं और तमाम प्रकार के जो हमारे चीज़ें जो उत्तराखंड में इस्तेमाल की जाती है वो बनती हैं। और आज गांव-गांव में आज हमारा मंडवा जो 5 रुपये किलो भी नहीं जाता था वो आज 48-49 रुपये 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो कहीं न कहीं इस स्वदेशी का जो भाव आया है, इससे एक नई क्रांति आएगी और कहीं न कहीं जो ये ध्येय था इसके पीछे कि किस प्रकार हम दूर दराज गाँव में रहने वालों की आर्थिकी को मजबूत करें, संबल दें। निश्चित रूप से इससे एक बहुत बड़ा आने वाले समय में, कल हमारी कार्यशाला थी तो मैंने महसूस किया इस बात को कि ये जो स्वदेशी का नारा है ना, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड में लाने का काम करेगा और यही पूरे देश में इससे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ी आर्थिकी का आधार बनेगा। भाई साहब, आपदा प्रभावित क्षेत्र से आप आते हैं, इस बार आपके क्षेत्र में भी काफ़ी आपदा जैसी स्थिति देखने में नज़र आई। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ के लोगों के लिए की गई? आपके द्वारा भी किस तरह की सहायता उन लोगों तक पहुँचाई गई? और जिस तरह से अभी क्योंकि आप लोग ये अभियान भी चला रहे हैं कि जनता आपके द्वार, तो जब विधायक, सांसद वहाँ पर पहुँचेंगे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, कितना फ़ायदा उन क्षेत्रों को मिलेगा? निश्चित रूप से मेरी विधानसभा भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित आपदा से रही है और जो बादल फटने से अत्यधिक बारिश की वजह से जो भूधसाव हुआ है, भूस्खलन हुआ है, उससे बहुत सारे हमारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और मैं समझता हूँ कि लगभग 117 आवास हमारे आंशिक रूप से और 64 पूर्णतः हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पहले से ये कार्य योजना बनती है डिजास्टर के संबंध में, उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जिला प्रशासन का, तहसील प्रशासन का कि उन्होंने सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ थी कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और राहत केंद्र बना करके वहाँ पर उनके रहने खाने की तमाम सारी व्यवस्थाएं करते हुए मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए थे कि जहाँ हमारी सड़कें ध्वस्त हो गई थी, आने जाने की इतनी जल्दी सड़कें हमारी सुगम नहीं हो सकती थी, आवागमन नहीं हो सकता था। उन स्थानों पर हेली से लोगों को, बीमारों को एयरलिफ्ट भी कराया गया, खाद्यान्न भी दिया गया, बीमार व्यक्तियों को उठाया भी गया, कई गर्भवती महिलाओं को एम्स लाया गया। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने, हमारे
प्रधानमंत्री जी भी स्वयं यहाँ आए थे, उन्होंने भी इस बात को देखा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपदा मद में 1200 करोड़ की जो राशि स्वीकृत की है उत्तराखंड को, निश्चित रूप से उससे कुछ न कुछ लोगों को राहत मिलने का वो होगा। जहाँ तक इस आपदा की मार की बात है तो मैं निश्चित रूप से हम आज भी इस बात के लिए काफ़ी ये समझेंगे कि चिंतित हैं कि बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे इलाके बाढ़ से बहुत अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनका पुनर्निर्माण करना, पुलिया टूट गई हैं, रास्ते बाधित हो गए हैं, मोटर मार्ग हमारे काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों के आवासीय मकान गिर गए हैं, व्यावसायिक मकान दुकानें नष्ट हो रखी हैं। तो इस प्रकार जो क्षति का आंकलन है वो काफ़ी अत्यधिक है। और कहीं न कहीं मैं ये समझता हूँ कि जो आज आवास विहीन है, हमारा ये प्रयास है। मैं कल ही लौटा हूँ अपने क्षेत्र से और निरंतर मैं लगातार 22 तारीख से 22/8 से और परसों तक मैं लगातार कोई भी क्षेत्र मैंने ऐसा नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ, जहाँ का मैंने स्थलीय मुआयना न किया हो। बहुत सारी पीड़ाएं लोगों के चेहरे पर देखी हैं। बहुत सारा इस बात का भी एहसास हुआ है कि कहीं न कहीं इस आपदा के दंश से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और कहीं न कहीं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा और कोशिश करूँगा कि जिन लोगों के मकान नहीं हैं, जिनकी छत नहीं रह गई है, उनको कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। भोपाल राम टपटा जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।